हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, देखिए हम लोग केमिस्ट्री सब्सिडरी के क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, बिहार यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन बैंक है ना, तो उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, सब्सिडरी पेपर है तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों को 2020, 2018 और 2016 ये 3 साल का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवा देती हूँ। और आप लोग इसी का अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, या फिर नोट्स आप मुझसे भी ले सकते हैं। टेलीग्राम आईडी है @सुप्रिया एजुकेशन हब 01, मेरा पर्सनल टेलीग्राम आईडी है। वहाँ से भी कांटेक्ट करके आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग देखिए केमिस्ट्री सब्सिडी का पहले 2020 कंप्लीट करेंगे, फिर 18-16 करेंगे। तो आज हम लोग 20 कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ग्रुप ए का कर चुके हैं। आज हम लोगों का ये ग्रुप बी का वीडियो है। ठीक है, तो देखिए हम लोग का क्या है क्वेश्चन 4 का ए, एक्सप्लेन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो आप लोगों को बताना है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्या होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है। देखिए, फिजन रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, आप लोग का एक हेवी न्यूक्लियस होता है जो कि छोटे छोटे पार्टों में टूटता है। क्या होता है, एक हेवी न्यूक्लियस होता है जो कि स्प्लिट होता है दो। ठीक है, मतलब कि जैसे एक कोई बड़ा सा है, ठीक है, और ये टूट के दो बनेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का कहलाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। और फ्यूजन क्या कहलाता है, इसमें छोटा छोटा 2 या 3 मिलके एक बड़ा सा न्यूक्लियस का निर्माण करता है। चलिए अच्छे तरीके से अब हम लोग समझेंगे। देखिए, यहाँ पे अच्छे तरीके से मैं आप लोगों के लिए नोट्स तैयार कर चुकी हूँ। तो आप लोग ये जो नोट्स से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी ना, वो आप लोग मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या है हम लोग का न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन दी। जस्ट वेट थोड़ा सा, चलिए ग्रुप ए हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप लोग वहां से जाकर देख लीजिएगा। क्या है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, द न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच अ हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू 2 न्यूक्लियाई ऑफ नियरली इक्वल मास इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। क्या होता है, हम लोगों का एक हेवी न्यूक्लियस जो होता है वो 2 छोटे न्यूक्लियाई के पार्ट में टूट जाता है, और जो टूटता है ना, जो छोटा छोटा 2 आता है, वो दोनों का नियरली, ठीक है, एग्जैक्ट नियरली मतलब कि अप्रोक्सीमेटली एक उसका मास जो है ना वो सेम होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से देख सकते हैं, यूरेनियम है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 92 है और मास नंबर 235 है। इसका हम लोग जब न्यूक्लियर फिजन होगा तो ये टूट जाएगा एक बेरियम में और एक क्रिप्टम में। ठीक है, तो मतलब कि ये 2 पार्ट में टूट गया है, और जब टूटेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी भी रिलीज होगा। तो ये हम लोग का न्यूक्लियर फिजन है। न्यूक्लियर फिजन के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। ये जो है ना, एटम बम सब जो बनता है ना, ये न्यूक्लियर फिजन पे ही आप लोगों का बेस्ड होता है। ठीक है, एटम बम जो होता है वो। और न्यूक्लियर फिजन जो है वो सबसे पहले किसके द्वारा डिमोन्स्ट्रेट किया गया, तो मीटनर एंड ऑटो फ्रीज। ठीक है, ये लाइन नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा लिख दी कि अच्छा लगेगा नोट्स वगैरह। ठीक है, अब हम लोगों का क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या है, देखिए वेन टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई, क्या होता है, जब 2 हल्का न्यूक्लियाई जो है वो कंबाइंड करके क्या करता है, एक बड़ा सा न्यूक्लियाई फॉर्म करता है, एक हेवी। ठीक है, तो वही है, वेन टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टुगेदर, when two or more light nuclei combine together to form a heavier nucleus is called a nuclear fusion reaction। तो देखिए, ये तो मतलब कि ये, मतलब मैं आप लोगों को गेस पेपर का लैंग्वेज नहीं बता रही हूँ, क्योंकि गेस पेपर का जो लैंग्वेज रहता है ना वो थोड़ा याद करने में दिक्कत होता है और समझने में भी। तो मैं आप लोगों को पहले तो अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि अगर कोई स्टूडेंट हिंदी में जो लिखने वाले होंगे ना पेपर, वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन, पहले फिजन समझिए फिर फ्यूजन समझिएगा। फिजन में होता क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। एक बड़ा सा न्यूक्लियाई, हेवी न्यूक्लियाई टूटेगा 2 छोटे छोटे पार्टों में। और फ्यूजन में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा छोटा हल्का पार्टिकल, वो हम लोग का कंबाइन करके एक बड़ा सा हेवी न्यूक्लियर बनाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए। फॉर द न्यूक्लियर फ्यूजन ए टेम्परेचर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁸ के इज रिक्वायर्ड। न्यूक्लियर फ्यूजन हो, सॉरी न्यूक्लियर फिजन, यहाँ पे सॉरी गलत लिख दिए, न्यूक्लियर फ्यूजन है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए आप लोगों को अच्छे से कर देते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए आप लोगों को क्या टेम्परेचर चाहिए, 10⁸ केल्विन टेम्परेचर चाहिए इसके ऑर्डर में। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन होने के लिए।
हाइड्रोजन बम जो होता है, देखिए एटम बम न्यूक्लियर फिजन पे बेस्ड है और हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बम वाज मेड बाय द अमेरिकन साइंटिस्ट इन 1952। दिस इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन। इट इज 1000 टाइम्स मोर पावरफुल देन एटम बम। तो ये एटम बम से 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। तो आप लोग देख लिए पहला क्वेश्चन। तो आप लोग ये 4 का ए का पहला और दूसरा देख लिए। और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, इसको भी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों का, डिफाइन रेडियो एक्टिव सीरीज। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी, रेडियो एक्टिव सीरीज। तो देखिए क्या है रेडियो एक्टिव सीरीज। देखिए यहाँ पे पढ़िए रेडियो एक्टिव सीरीज के बारे में। ए सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, क्या है, ए सीरीज ऑफ एलिमेंट्स दैट आर फॉर्म्ड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए लॉन्ग लिव्ड पेरेंट, ठीक है, एज एक्टिनियम, थोरियम, एज यूरेनियम, थ्रू द सक्सेसिव लॉस ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल, समटाइम्स बाय अल्टरनेटिव रूट्स, एंड दैट आर ऑल रेडियो एक्टिव एक्सेप्ट द इन प्रोडक्ट विच आर स्टेबल आइसोटोप ऑफ लीड और विस्मत। क्या बोल रहा है, रेडियो एक्टिव सीरीज हम लोग ऐसा एलिमेंट जो कि हम लोगों का बनता है डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन से, किसके, लॉन्ग लिव्ड पेरेंट से, डिसइंटीग्रेशन से हम लोगों का क्या बनता है, जो हम ऐसा सीरीज जो हम लोग का डिसइंटीग्रेशन से बनता है, जो कि सक्सेसिव लॉस होता है, जैसे अल्फा और बीटा पार्टिकल का सक्सेसिव लॉस होता है, उससे हम लोग का एक सीरीज बनता है। वो सीरीज हम लोग का क्या कहलाता है, रेडियो एक्टिव सीरीज कहलाता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा और आप लोग को इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये आप लोग का एक 4n सीरीज होता है, एक 4n+1 सीरीज होता है, एक 4n+2, एक 4n+3 होता है। ये इसमें पेरेंट एलिमेंट का ले सकते हैं, थोड़ियम ले सकते हैं, इसमें ये सब एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसका डॉटर एलिमेंट क्या होता है, ये सब होता है। और ये है अल्फा और ये है बीटा, ठीक है। तो अल्फा हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका मास डिफरेंस करेंगे, ये दोनों को मास मतलब दोनों को घटाइएगा तो क्या आएगा, 16 आएगा। और 4 से कितना आएगा, 32 में से 8 जाएगा तो 16 ही आएगा ना, 16। और 16 में से हम लोग किसको डिवाइड करेंगे, 4 को, तो हम लोग को, तो चलिए हम लोगों का क्या है, यहाँ पे अल्फा और बीटा कैसे निकालते हैं। तो अल्फा ये दोनों को सेपरेट करके 4 से डिवाइड कर दीजिए, फिर इस दोनों को, मतलब कि इस दोनों को सेपरेट करके 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। और इस तरीके से आप लोग इस दोनों को करके अल्फा निकाल लीजिएगा। और बीटा कैसे निकलता है, बीटा निकलता है 2 टाइम्स ऑफ पी, ठीक है। बीटा कैसे निकलता है, 2 टाइम्स ऑफ पी प्लस Z2 माइनस Z1। और इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, बीटा निकालते हैं। तो ये हम लोगों का एक सीरीज है। अगर ये इसको याद रखना चाहिए, मतलब याद तो इसको नहीं रखना होता, ये दोनों तो निकाला ही जाता है, ये दोनों एग्जाम्पल ध्यान में रखना होता है। तो अगर ये नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं है, आप लोग ये रेडियो एक्टिव सीरीज को डिफाइन करने के लिए बोल रहा था, तो आप लोग ये रेडियो एक्टिव सीरीज को डिफाइन कर दीजिएगा। एक ऐसा एलिमेंट का सीरीज जो कि हम लोगों का फॉर्म होता है डिसइंटीग्रेशन से, ठीक है। हाँ, और डिसइंटीग्रेशन से जिसमें सक्सेसिव लॉस होता है अल्फा और बीटा पार्टिकल का, ठीक है। तो यही था हम लोग का रेडियो एक्टिव सीरीज। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग को 4 का ए कर लिए। देखिए ये वीडियो आप लोगों को कम टाइम में मिल जाएगा, क्योंकि पहले से सारा कंटेंट रेडी कर दिए हुए। अगर मैं अभी पास में अभी लिखते जाती ना, तो ये वीडियो बहुत लंबा होता। चलिए देखिए अब क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो ये डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का रहा, देख लीजिए। डबल साल्ट क्या होता है, डबल साल्ट जो होता है वो पानी में सोल्यूबल होता है, ठीक है। डबल साल्ट क्या होता है, पानी में सोल्यूबल होता है। देखिए कोऑर्डिनेशन बोलिए या कॉम्प्लेक्स बोलिए, बात बराबर ही है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलिए या फिर हम लोग को क्या किस चीज़ में डिफरेंस पूछा है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स सेम ही होता है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं। कहीं पे मैं कॉम्प्लेक्स लिखी होंगी, कहीं पे कोऑर्डिनेशन, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। डबल साल्ट पानी में डिजॉल्व होता है, सोल्यूबल होता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन या फिर हाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये पानी में सोल्यूबल हो भी सकता है और नहीं भी होगा, ठीक है। और ये यूजुअली सोल्यूबल होता है डबल साल्ट, और ये क्या है, मे और मे नॉट भी, ठीक है। पहला पॉइंट याद रहेगा, डबल साल्ट आर यूजुअली सोल्यूबल इन वाटर, बट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मे और मे नॉट बी सोल्यूबल इन वाटर। सेकेंड क्या है, इन डबल साल्ट दी बॉन्ड्स आर आयनिक इन नेचर। तो डबल साल्ट में हम लोगों का जो बॉन्ड होता है ना, वो क्या होता है, आयनिक इन नेचर होता है। लेकिन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दी मेटल लिगेंड बॉन्ड आर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन देखिए डबल साल्ट में हम लोग का आयनिक बॉन्ड होता है, लेकिन कोऑर्डिनेट कंपाउंड में हम लोगों का कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। इसमें आयनिक बॉन्ड होता है, इसमें कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होता है, किसके किसके बीच होता है, मेटल और लिगेंड के बीच, ठीक है। फिर डबल साल्ट में क्या होता है, डबल साल्ट में कोई भी लिगेंड नहीं होता है, ठीक है। डबल साल्ट में आप लोगों का कोई भी लिगेंड नहीं होता है। और इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन जो होता है वो अटैच होता है लिगेंड से, ठीक है। डेफिनेट नंबर 3 4, मतलब कि उसमें जो मेटल आइटम होता है ना, सेंट्रल मेटल आइटम, वो लिगेंड से अटैच रहता है। 3 पॉइंट समझ में आया। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था डबल साल्ट जो है वो पानी में यूजुअली सोलूबल होता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो मे और मे नॉट भी सोलूबल होता है। दूसरा पॉइंट देखिए कि डबल साल्ट में आप लोगों का आयनिक बॉन्ड होता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, आप लोगों का कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है मेटल और लिगेंड के बीच। तीसरा पॉइंट क्या देखें, डबल साल्ट में कोई भी लिगेंड नहीं होता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो सेंट्रल मेटल आइटम है वो लिगेंड, डेफिनेट नंबर ऑफ लिगेंड से ही अटैच रहता है, ठीक है। फिर हम लोगों का नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट है आप लोगों का कंस्टिट्यूएंट आयंस कैन बी इजिली टेस्टेड। और जो हम लोग का डबल साल्ट होता है तो उसमें जो भी आयन प्रेजेंट रहते हैं उसको आप लोग आसानी से टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स आयन में रहता है उसको आसानी से हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते। कंस्टिट्यूट आयन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स आयन कैन नॉट बी टेस्टेड बाय यूजुअल केमिकल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का ये भी कंप्लीट होता है, ठीक है। ये दोनों देख लिए, ये देख लिए। अब हम लोग का क्या है, ये गिव आईयूपीएसी नेम। तो ये आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है कि आप लोगों को आएगा ही। तो आप लोगों को इसमें कैसे नेमिंग करना होता है, एल सी ओ के रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग करा था, मतलब पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड का नेमिंग करेंगे, फिर सेंट्रल एटम का, और फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, ठीक है। इसमें लिगेंड कौन है, तो अगर इसमें देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पे तो सबसे पहले ये पोटेशियम है, तो यहाँ पे पोटेशियम लिख देंगे, ठीक है। फिर ये लिगेंड यहाँ पे कौन है, लिगेंड यहाँ पे कौन है, ये है, तो ये साइनाइड है, ठीक है। तो हम लोगों का ये क्या लिखेंगे, और ये 4 है, तो हम लोग इसको लिखेंगे। और इसके जब हम लोग नेमिंग करते हैं ना तो इसको हम लोग साइनो लिखते हैं। तो टेट्रा, तो इसका नेमिंग मैं बताती हूँ इसका क्या होगा, पोटेशियम टेट्रासाइनो। और अब निकेल होगा कि निकेलेट, तो ये हम लोग देखते हैं, ये जो सेंट्रल मेटल आइटम एटम है ये केटायन में है या फिर एनायन में है। तो ये आप लोग देखिएगा, तो अगर ये टूटेगा तो ये केटायन, ये एनायन होगा, तो ये एनायन में रहता है। तो हम लोग का जो भी सेंट्रल मेटल आइटम है उसमें ATE लिख के हम लोग इसको, इसका नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी जिसमें आप लोग को अच्छे से सिखा दूंगी कि कैसे नेमिंग करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोगों का क्या है, K4NiCN4। तो पहले तो हम लोग इसका पोटेशियम का नेमिंग कर लिए, फिर हम लोग क्या, हम लोग का रूल क्या कहता है, LCO, मतलब पहले लिगेंड का नेमिंग करेंगे। लिगेंड कौन होता है, सेंट्रल एटम से जो ये अटैच है ना, ये लिगेंड है, यहाँ इसमें ये लिगेंड है, इसमें ये लिगेंड है, इसमें ये लिगेंड है। तो पहले लिगेंड का नेमिंग करेंगे, तो यहाँ, और लिगेंड कितना है, 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, मैं कॉपी में कचरा कर रही हूँ, सॉरी, अब नहीं करेंगे। चलिए ऐसे रहेगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेट्रासाइनो, और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये निकेल है, निकेल है। और निकेल अगर कैटायन में रहता तो सीधा निकेल ही लिख देते, लेकिन एनायन में रहता है तो ATE लिख के लिखते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलता है, हम लोग का निकेल का निकालना है तो इसका X मान लेंगे, और CN का जो है ना, इसका ये 0 होता है, इसका ये न्यूट्रल है। तो X-0 हम लोग का, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ ब्रैकेट में हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, पोटेशियम लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेट्रा क्लोराइड लिखेंगे। और इसका मर्क्यूरी होता है, तो ATE लिख के लिखेंगे, तो मर्क्यूरेट, और फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। तो ये दोनों भी मैं लिख देती हूँ, ठीक है। चलिए इसका नेमिंग आप लोग समझ चुके थे, और हम लोग कहाँ तक कर लिए थे, हाँ। इसका क्या हो जाएगा, पहले इसका नेमिंग करेंगे तो ये पोटेशियम हो जाएगा। और हम लोग देखिए, मतलब यहाँ पे जो है उसको लिख दिया, ठीक है। अब ये है, हम लोग जो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है ना उसको हम लोग नियम के अकॉर्डिंग नेमिंग करते हैं, ठीक है। और नियम हम लोगों का क्या है, ये LCO रूल है, मतलब पहले लिगेंड का नेमिंग करेंगे, फिर सेंट्रल एटम का, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ अगर इसमें देखिएगा, तो इसमें लिगेंड कौन है, तो Cl4 है, मतलब कि क्लोरीन लिगेंड है। तो यहाँ पे पहले तो यहाँ पोटेशियम लिख लिए, और अब लिगेंड का लिखना है तो 4 है, तो 4 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स। हम लोगों का 4 के लिए टेट्रा होता है, तो टेट्रा, और क्लोरीन का क्लोराइड, टेट्रा क्लोराइड। और ये क्या है, मर्क्यूरी। अब सेंट्रल मेटल एटम की बारी है, तो सेंट्रल मेटल में यहाँ क्या है, मर्क्यूरी है। और हम लोगों का जब, अगर हम लोगों का सेंट्रल मेटल आयन आयन सेंट्रल मेटल एटम अगर वो एनायन कॉम्प्लेक्स के अंदर है, तो उसमें ATE लगा के हम लोग उसका नेमिंग करते हैं। और फिर हम लोग लास्ट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर हम लोग का नेक्स्ट है, इसमें पहले देखिए, अब हम लोग कॉम्प्लेक्स के अंदर पहले नेमिंग करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर के नेमिंग का क्या रूल है, पहले लिगेंड का नेमिंग करेंगे। तो लिगेंड यहाँ क्या है, एमाइन है,
क्या है लिगेंड, एमाइन है, और यहाँ 4 है तो टेट्रा एमाइन हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम जिंक है, फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2 है, और फिर यहाँ पे क्लोराइड है तो क्लोराइड को बाहर आराम से लिख देंगे। अब इसमें देखिए पोटेशियम है तो पोटेशियम लिख दिए, ठीक है। इसके अंदर हम लोग कैसे नेमिंग करेंगे वही मैं आप लोगों को क्या बताइए। पहले लिगेंड का, लिगेंड यहाँ पे क्या है, ऑक्जिलेटो है, ठीक है, ये इसको हम लोग ऑक्जिलेटो पढ़ते हैं। 3 है तो ट्राई ऑक्जिलेटो। आयरन का क्या होता है, फेरस होता है, और यहाँ पे एनायन के अंदर है तो एटी लगेगा तो फेरेट हो जाएगा, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3। तो इस तरीके से हम लोग इसका नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का 5 का बी भी कंप्लीट है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है। तो 6 नंबर का इसमें कुछ कुछ देख लेते हैं। ऐसे NA3 एक्सप्लेन करना है, लेकिन हम लोग तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के दौरान तो हम लोग को सारा क्वेश्चन करना होगा। तो हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं, इसमें, या फिर ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। 6 जो है ना, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। आई होप आप लोगों को आज का क्लास मज़ा आया होगा, और आप लोग के एग्जामिनेशन में ज़रूर आज का क्लास हेल्प करेगा। और कुछ हेल्प करे या ना करे, कम से कम आज की क्लास से तो इतना तो सीख गए होंगे कि फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन जब हम लोगों का हेवी मॉलिक्यूल टूटता है छोटे छोटे में, फ्यूजन क्या होता है, जब छोटा छोटा मिलकर बड़ा बनता है कंबाइन करके। और डबल साल्ट ये सोलूबल होता है, और ये मे और मे नॉट भी सोलूबल होता है। इसमें आयनिक बॉन्ड होता है, इसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। डबल साल्ट में और क्या होता है, इसका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन इसका पहचानने में, इसको आसानी से इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को नहीं पहचाना जा सकता है। और क्या था, एक और डिफरेंस था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हाँ, इसमें कोई डबल साल्ट में कोई लिगेंड नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं वो लिगेंड से ही अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये भी सीख गए। मतलब कि देखिए, आप लोगों को भले ही रटा मतलब कि ये समझ तो आ गया ना कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, तो एग्जामिनेशन में लिख तो अब पक्का आइएगा अगर ये क्वेश्चन आता है तो। और ये नेमिंग भी सीख गए, किसे हम लोग LCO रूल के हिसाब से करते हैं। पहले लिगेंड का नेमिंग करते हैं, फिर सेंट्रल मेटल एटम का, फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, ठीक है। और हम लोग का 6 क्या है, इसमें शॉर्ट नोट्स बताना है कि इसमें NA3 में तो चिलेट हम लोग का आसान है। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट जाता है +2 जाता है, +3 +4 +5 +7 तक जाता है। तो इसको एक्सप्लेन करना है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में यही तक। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा। और हाँ, आप लोगों को जितना क्वेश्चन बनाना होता है, और केमिस्ट्री सब्सिडी में आप लोगों को 5 क्वेश्चन ही बनाना रहता है, बाकी साइंस के सभी सब्जेक्ट में 6 क्वेश्चन बनाना रहता है। जैसे सभी तो नहीं, मैथ ऑनर्स में या फिजिक्स सब्सिडी में, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि केमिस्ट्री सब्सिडी में 5 क्वेश्चन ही बनाना है। इसमें से 2 क्वेश्चन भी बना लेंगे, और इसमें से 2 क्वेश्चन भी, तो 1 क्वेश्चन हम लोग ऑर्गेनिक से कर लेंगे, काम हो जाएगा। ऑर्गेनिक थोड़ा सा रहता है अलग टाइप का। तो ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और भी कोई फरमाइश होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।